ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। उस 4th चैप्टर के अंदर जो था प्रतिरक्षा, हमने प्रतिरक्षा के सामान्य जो हमारे शरीर के अंदर सामान्य क्रिया होती है उनके बारे में जाना था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के अंदर जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो होते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, आज हम इन दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है प्रतिजन। क्या है सबसे पहला? प्रतिजन। अब देखो प्रतिजन होता क्या है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन जो बाह्य जीवाणु जो होते हैं, बाह्य जीवाणु या जो रोगाणु हैं, यही क्या होते हैं? प्रतिजन होते हैं, जिनके विरुद्ध हमारे शरीर के अंदर क्रिया होती है। अब प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में क्या करता है, बी कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। यानी कि प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है। प्रविष्ट होने के पश्चात क्या होता है, बी लसिका कोशिकाएं जो होती है उनको प्रतिरक्षी का उत्पादन करने के लिए या फिर उनको प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित होने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी जब प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर आएगा, बाहर से जब हमारे शरीर के अंदर आता है तो ये क्या करेगा, हमारी जो बी लिम्फोसाइट जो बी कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं को क्या कर देता है, प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित कर देता है। अब जो प्रतिजन जो होता है उनका जो आणविक भार होता है वो कितना होता है, लगभग 6000 डाल्टन। जैसे हमारे किलोग्राम वगैरह ये जो इकाइयाँ होती है, उसी तरह से इनको नापने की इकाई क्या है, डाल्टन। और प्रतिजन का जो भार होता है, आणविक भार क्या होता है, 6000 डाल्टन होता है। और ये जो विभिन्न रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं, यानी प्रतिजन कोई प्रोटीन हो सकता है, प्रतिजन कोई रोगाणु हो सकता है, प्रतिजन कोई कृमि हो सकता है, ठीक है, प्रतिजन कोई वायरस हो सकता है। तो ये जो प्रतिजन है अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे भी किसके रूप में क्या हो सकते हैं, प्रतिजन हो सकते हैं। ठीक, अब ये प्रतिजन जो होते हैं ये विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिजन के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षी होगा, जो क्या करते हैं, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि जैसे कोई एक विशेष प्रोटीन आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी विशेष प्रतिजन, तो इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया जो होगी वो भी विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। प्रतिजन जो होता है संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता। यानी कि मान लो कोई प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बाहर से आया है, तो ये सारा का सारा प्रोटीन, पूरा प्रोटीन ही प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करेगा, जबकि इस प्रोटीन का कुछ विशिष्ट भाग ही क्या करेगा, प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। और जो जैसे मान लो ये कोई प्रोटीन है, तो ये सारा का सारा प्रोटीन प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करेगा, प्रोटीन का कोई विशिष्ट भाग ही क्या करेगा, प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। और ये जो प्रतिरक्षी से क्रिया करने वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, एंटीजन निर्धारक है, उसको क्या कहा जाता है, एपिटोप। यानी इस भाग को क्या कहा जाएगा, एपिटोप भाग कहा जाएगा। अब प्रोटीन में बहुत सारे एपिटोप हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं जिन्हें एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। यानी कि एंटीजन के पास जितने एपिटोप होंगे वो उतने ही क्या कहलाएंगे, एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिरक्षी जो प्रतिजन जो होते हैं, ठीक है, अब प्रतिजन के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षा कार्य में आती है। कि विशिष्ट प्रतिरक्षा में क्या होता है कि ये जो क्रियाविधि क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, अंतर्निहित व बाह्य प्रतिजन में विभेद किया जाता है। इस चीज का मतलब समझिएगा कि देखो दो तरह से होता है। अंतर्निहित का मतलब तो हमारे शरीर के अंदर, और बाह्य मतलब बाह्य वातावरण से आने वाले। पहले तो क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है या हमारा प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो क्या करेगा, ऐसे प्रतिजन के अंदर विभेद करेगा जो शरीर के अंदर से पहले ही मौजूद हो, और ऐसे प्रतिजन जो शरीर के बाहर से आए हो। अगर हमारा शरीर इनमें विभेद नहीं कर पाता तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले
ये तय करता है कि कौन सा आंतरिक प्रोटीन है या कौन सा आंतरिक प्रतिजन है और कौन सा बाह्य प्रतिजन है, किसके खिलाफ क्रिया करनी और किसके खिलाफ क्रिया नहीं करनी। उसके बाद जब ये तय हो जाता है कि अंतर्निहित प्रोटीन है या बाह्य निहित, तो जो बाह्य निहित होगा उसके खिलाफ एंटीजन निर्धारकों की संरचना के अनुसार क्या होगा, बी लेसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा। अर्थात ये होगा कि जो एंटीजन बाहर से आया है उस एंटीजन के ऊपर कितने निर्धारक हैं, उनकी निर्धारकों की संरचना किस तरह की है, उस संरचना के अनुसार बी लेसिका कोशिकाएं क्या करेगी, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करेगी। यानी जो एंटीजन आएगा उस एंटीजन के अनुरूप ही प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। फिर क्या होगा, अब जैसे ही इसको पता चला, बी कोशिकाओं को पता चला कि एंटीजन की संरचना किस टाइप की है और हमें किस तरह की कोशिकाओं का निर्माण करना है, तो ये क्या करेगी, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। ये विशिष्ट प्रतिरक्षी किसके लिए विशिष्ट होंगे, जो बाह्य प्रतिजन आया होगा उसके लिए विशिष्ट होंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही विशिष्ट प्रतिरक्षी बने ये क्या करेंगे, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा एंटीजन का विनाश होगा या उस एंटीजन को प्रतिजन के द्वारा समाप्त किया जाएगा। ये तो थी एंटीजन की बात। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी की। प्रतिरक्षी जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन ये हमारे शरीर के अंदर ही प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं और प्लाज्मा कोशिकाएं जिन गामा ग्लोबुलिन की प्रोटीन की रचना करती है वही क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। ये क्या करते हैं, प्राणियों के रक्त और अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। अब ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिजन को पहले तो पहचानते हैं कि कौन सा आंतरिक प्रतिरक्षी है और कौन सा आंतरिक प्रतिजन है और कौन सा बाह्य प्रतिजन है, उनको सबसे पहले तो पहचानते हैं। पहचानने के बाद उस प्रतिजन के खिलाफ क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या करते हैं, निष्प्रभावी करने की क्रिया करते हैं। अब देखो, जैसे प्रतिजन के पास एपिटोप था जो किससे जुड़ता था, प्रतिरक्षी से, उसी तरह से जो प्रतिरक्षी जो होता है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है वो क्या कहलाता है, पेराटोप। यानी कि एंटीजन का तो कौन सा, प्रतिजन का तो एपिटोप और एंटीबॉडी का कौन सा, पेराटोप। ये दोनों भाग आपस में क्रिया करते हैं या ये दोनों भाग आपस में जुड़ते हैं। देखते हैं आगे। अब प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है, देखो प्रतिरक्षी जो होता है ये सामान्यतः वाई आकार का होता है। किस आकार का होता है, कैपिटल वाई आकार का होता है। देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। अब इसमें 4 संरचनात्मक इकाइयां होती है, 2 तो भारी और 2 हल्की। और ये इकाइयां किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। यानी प्रतिरक्षी जो बना होता है ये पूरा किससे बना होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। अब इस तरह की संरचना जो होती है इसमें एक भारी और एक हल्की, इस तरह से एक संरचना ये, एक संरचना ये, तो इस तरह से एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर द्विलक बनाते हैं और 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अब ये जो द्विलक जो बने हैं, इन द्विलक के बीच में जो बंध पाए जाते हैं, ये बंध कौन से पाए जाते हैं, डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। इस प्रतिरक्षी की संरचना देखते हैं। प्रतिरक्षी संरचना में क्या होता है, ये एक सामान्य प्रतिरक्षी की की संरचना है। तो देखिए इस प्रतिरक्षी में एक तो भारी श्रृंखला है और एक हल्की श्रृंखला है। भारी श्रृंखला जो होती है वो 440 एमिनो अम्लों की बनी होती है और हल्की श्रृंखला जो होती है वो 220 एमिनो अम्लों की बनी होती है। एक भारी और एक हल्की मिलकर क्या कहलाती है, द्विलक श्रृंखला। क्या कहलाती है, द्विलक श्रृंखला। एक तो इसमें कितनी द्विलक श्रृंखलाएं मिली हुई है, 2 द्विलक श्रृंखलाएं मिली हुई है। ये दोनों श्रृंखलाएं भी आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। इसी तरह से ये दोनों द्विलक श्रृंखलाएं भी आपस में क्या कहलाती है, क्या तो एक दोनों डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है जो इसमें मुड़ा होता है, इसको कहा जाता है हिंज क्षेत्र। क्या कहा जाता है, हिंज क्षेत्र कहा जाता है। अब ये जो एक द्विलक होता है, ये एक द्विलक जो होता है इसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो अस्थिर भाग और एक होता है स्थिर भाग। देखिए अस्थिर भाग और स्थिर भाग क्यों कहा गया इनको, कि इसका एक कारण है कि ये जो अस्थिर भाग होता है, अस्थिर भाग होता है वो प्रतिजन क्रियास्थल होता है। यानी कि यहाँ पर कौन जुड़ता है, यहाँ पर एंटीजन जुड़ता है। तो देखिए एंटीजन जुड़ता जाएगा, हटता जाएगा, जुड़ता जाएगा, हटता जाएगा, निष्क्रिय होता जाएगा। तो यहाँ पर ये इसमें अस्थिरता पाई जाती है।
लेकिन जो नीचे वाला भाग होता है ये जो होता है स्थिर भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसलिए इसको एल्सी भाग भी कहा गया। इसके ऊपर कोई क्रिया नहीं होती है। क्रिया कहाँ पे होगी? सिर्फ एंटीजन क्रिया स्थल के ऊपर होगी, जिसे क्या कहा गया है? FAD कहा गया है। तो ये पूरी की पूरी जो थी ये थी प्रतिरक्षी की संरचना। इसके आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।